भौतिक प्रदेश कर रहे थे, जिसमें हमने देखा था कि जो राजस्थान के भौतिक प्रदेश हैं इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से थे? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद अरावली का प्रदेश, तीसरा था पूर्वी का मैदान और चौथा था दक्षिणी पूर्वी का पठार। और इसके बारे में जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी, इसका क्षेत्रफल कितना है, इसकी जनसंख्या कितनी है, इसके बारे में हमने पढ़ लिया। आज हम क्या करेंगे, एक भौतिक प्रदेश के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला भौतिक प्रदेश है वो है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इसके बारे में हम पढ़ने के लिए सबसे पहले राजस्थान का मैप बना लेंगे। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है तो हमने पिछली वीडियो में देखा था, तो वहाँ पर कितने प्रतिशत जनसंख्या है, तो आप इसके बारे में बताइए। जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ पर राजस्थान की कुल जनसंख्या की 40% जनसंख्या निवास करती है। और जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है उसमें 12 जिले आते हैं। एंड यहाँ पर पश्चिमी मरुस्थलीय जो क्षेत्र है वहाँ पर राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का 61.11 क्षेत्रफल आता है। और इसमें जो 12 जिले आते हैं, तो इस तरीके से जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसे हम इस लाइन के थ्रू दिखाएंगे। एंड ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसे भी क्या है, आगे 2 भागों में बांटा गया है। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है अर्धशुष्क प्रदेश, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ अर्धशुष्क प्रदेश। और जो सेकंड है, यहाँ पर आएगा शुष्क प्रदेश, और यहाँ वाला जो क्षेत्र है इसे कहते हैं अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश या फिर इसे बांगड़ क्षेत्र भी कहते हैं, बांगड़ भी कह सकते हैं, बांगड़ भी लिखा हुआ आ सकता है। आपको ध्यान देना है यहाँ पर बिंदी का, ठीक है। तो इसे बांगड़ प्रदेश या फिर बांगड़ प्रदेश कहते हैं। तो सबसे पहले हम अर्धशुष्क जो प्रदेश है इसके बारे में जान लेते हैं। जो अर्धशुष्क प्रदेश है इसमें मेनली कौन कौन से जिले आते हैं? तो यहाँ पर बीकानेर का कुछ क्षेत्र आता है, जैसलमेर, इसके बाद बाड़मेर, जालोर का कुछ क्षेत्र आता है, एंड यहाँ पर जोधपुर का जो क्षेत्र है वो भी थोड़ा सा आता है। तो ये जो क्षेत्र है इसे कहते हैं अर्धशुष्क प्रदेश। अब जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इसे क्या है, 2 भागों में बांटा गया है। तो ये कौन सी जो वर्षा रेखा इसे बांटती है? तो ये जो 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है ये इसे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। जो शुष्क प्रदेश है वहाँ पर 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और जो अर्धशुष्क प्रदेश है जिसे बांगड़ या बांगड़ प्रदेश कहते हैं, यहाँ पर 20 से 40 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये वाली जो रेखा है इसे यानी कि 50 सेंटीमीटर रेखा भी कहते हैं, वर्षा रेखा। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपको ऑप्शन में 40 सेंटीमीटर दिखाई देता है तो आप 40 सेंटीमीटर पर टिक लगा दोगे। अगर यहाँ पर आता है कि ऐसी कौन सी वर्षा रेखा है जो राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है, तो इसका आंसर आएगा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। इसके बाद हम जो शुष्क प्रदेश है इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये जो प्रदेश है इसे 2 भागों में बांटा गया है। अब वो 2 भाग कौन कौन से हैं? एक है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, एक है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश। तो इसे क्या है, हम एक डायग्राम के थ्रू सीखेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देंगे शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश, इसे महान मरुभूमि प्रदेश भी कहते हैं। अब ये जो शुष्क प्रदेश है इसे 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। कौन कौन सा? एक तो है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। युक्त का मीन्स है जहाँ पर बालुका स्तूप पाए जाते हैं। इसके बाद सेकंड है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पर बालुका स्तूप नहीं पाए जाते। अब ये जो क्षेत्र है इससे क्या है, कितने कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में आता है? तो जो बालुका स्तूप युक्त प्रदेश है ये कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में आता है? तो 58.50%। और जो बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश है यानी कि जहाँ पर बालुका स्तूप नहीं मिलते हैं वो आता है 41.50%। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर लिखा हुआ है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, यानी कि यहाँ पर क्या है, बालुका स्तूप मिलते हैं। अब वो कौन कौन से मिलते हैं इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है, जैसे कि एक है अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप।
ये कौन से बालू का स्तूप होते हैं? तो ऐसे बालू का स्तूप जो कि पवन की दिशा के समानांतर ही बनते हैं। जैसे अगर पवन की दिशाएं इस तरीके से हैं तो ये पवन की दिशा के समांतर ही जो बालू का स्तूप बन जाते हैं उसे कहते हैं अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप। सेकंड आता है अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप, इसका मीन्स है कि जैसे हवाएं बहती हैं तो उसकी दिशा के समकोण पर जो बालू का स्तूप बनाए जाते हैं उसे अनुप्रस्थ कहते हैं। अनुदैर्ध्य जिसमें जो वायु की जो भी दिशा होती है उसी के अकॉर्डिंग ये बनते हैं, उसी की दिशा के समानांतर बनते हैं। लेकिन जो अनुप्रस्थ होते हैं वो वायु की जो दिशा है उसके समकोण पर बनते हैं। थर्ड है बरखान। बरखान है जो ये काफ़ी बार पूछा जाता है, तो इसके बारे में आपको ध्यान देना है कि जो अर्धचंद्राकार आकृति के बालू का स्तूप होते हैं इससे बरखान कहते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। जो बालू का स्तूप है इसे जैसलमेर में धोरे या फिर धरियन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा और भी बालू का स्तूप है। ये जो 3 प्रकार के बालू का स्तूप है ये पवन की दिशा के अकॉर्डिंग बनते हैं। इसके अलावा कौन कौन से हैं? तो एक आता है पैराबोलिक बालू का स्तूप, इसके बारे में भी काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। तो ये जो पैराबोलिक बालू का स्तूप है इसकी मेन बात क्या है कि जो महिलाओं की हेयर पिन होती है उसके आकृति के ये बालू का स्तूप होते हैं। इसके अलावा आता है ताराकार बालू का स्तूप। ताराकार का मीन्स है कि जो तारे की आकृति में बालू का स्तूप मिलते हैं उसे ताराकार बालू का स्तूप कहते हैं। इस प्रकार के जो बालू का स्तूप है वो कहाँ पर मिलते हैं? तो ये गंगानगर में, सूरतगढ़ में और जैसलमेर के मोहनगढ़, मेहरानगढ़ में मिलते हैं। और जो बरखान है वो लगभग सभी क्षेत्रों में मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो खतरनाक बालू का स्तूप है वो कौन से हैं? तो ये बरखान ही है। और ये जो बरखान है ये राजस्थान के जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अधिकांश भाग में पाए जाते हैं। तो इस तरीके से हमने पढ़ा बालू का स्तूप के बारे में। इसके बाद हम पढ़ेंगे बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, यानी कि एक ऐसा प्रदेश जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं मिलते हैं। तो वो कौन सा है? तो जैसलमेर का कुछ क्षेत्र है जहाँ पर बालू का स्तूप नहीं मिलते हैं। और ये कौन सा है? तो पोखरण। इसके अलावा जोधपुर में, जोधपुर का जो क्षेत्र है वो है फलोदी एंड बाड़मेर का बलोत्रा। तो इस तरीके से क्या है कि यहाँ पर एक त्रिभुज की आकृति बन जाती है। जैसे कि यहाँ पर जैसलमेर का पोखरण क्षेत्र, जोधपुर का फलोदी और बाड़मेर का बलोत्रा क्षेत्र, ये जो इतना क्षेत्र आता है यहाँ पर क्या है? बालू का स्तूप नहीं मिलते हैं। ये एक पथरीला क्षेत्र है। यहाँ पर अवसादी चट्टानें मिलती हैं जो कि टर्शियरी काल की हैं। और यहीं पर क्या है? अवसादी चट्टानें मिलती हैं जिसके कारण यहाँ पर कोयला, पेट्रोलियम जैसे प्राकृतिक संसाधन या फिर जो खनिज है वो मिलते हैं। तो इस तरीके से जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश और बालू का स्तूप युक्त प्रदेश यानी कि जो शुष्क प्रदेश है इसे भी आगे क्या है? 2 भागों में विभाजित किया गया है, जिसके बारे में हमने पढ़ा है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो है कि राजस्थान का, यानी कि यहाँ पर हमने देखा था कि ये राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश है जिसे 2 भागों में बांटा गया है। एक था शुष्क प्रदेश जो कि हमने पढ़ लिया, एक है बालू का स्तूप युक्त और एक है बालू का स्तूप मुक्त। तो ये वाला जो एरिया है ये तो है बालू का स्तूप से मुक्त प्रदेश, यानी कि यहाँ पर बालू का स्तूप नहीं मिलते हैं। लेकिन ये वाला जो एरिया है यहाँ पर क्या है? बालू का स्तूप मिलते हैं। इसके बाद आता है अर्धशुष्क प्रदेश। अब ये जो अर्धशुष्क प्रदेश है इसे भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। तो वो कौन कौन से 4 विभाग हैं? तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है ये वाला एरिया, ऊपर का क्षेत्र, इसे कहते हैं गग्गर का मैदान। गग्गर का मैदान इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर गग्गर नदी बहती है। तो इसमें 2 जिले आते हैं। कौन कौन से ऊपर है? तो एक है गंगानगर और एक है हनुमानगढ़। इसे कहते हैं गग्गर का मैदान क्योंकि जो गग्गर नदी है वो राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में प्रवेश करती है और अगर इसमें जल ज़्यादा होता है तब ये गंगानगर तक भी प्रवाहित हो जाती है। तो ये हो गया गग्गर का मैदान जिसे पहले भाग में बांटा गया है। दूसरे नंबर पे जो क्षेत्र है उसे कहते हैं शेखावाटी क्षेत्र। शेखावाटी जो क्षेत्र है इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? तो इसमें चूरू, झुंझुनू और सीकर 3 क्षेत्र आते हैं। इसे तोड़ावटी क्षेत्र भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है? कांतली नदी बहती है। तो जिस क्षेत्र में कांतली नदी बहती है उसे तोड़ावटी क्षेत्र कहते हैं। इसके बाद जो थर्ड क्षेत्र है वो है नागौरी उच्च भूमि। जो नागौर का क्षेत्र है
उसे क्या है, नागौरी उच्च भूमि कहा गया है। यानी कि जो 4 प्रदेशों में विभाजित किया गया है अर्धशुष्क प्रदेश को, तो तीसरे नंबर पे आता है नागौरी उच्च भूमि। और जो चौथा क्षेत्र है इसे कहते हैं गोडवाड़ क्षेत्र। गोडवाड़ क्षेत्र। तो जो नागौरी उच्च भूमि है उसमें नागौर का जिला आ जाता है, और जो गोडवाड़ क्षेत्र है जहाँ पर क्या है कि जो लूनी नदी बहती है वो सारा एरिया है जो वो गोडवाड़ क्षेत्र में आ जाता है। इसमें कौन कौन सा आता है, तो कुछ जोधपुर का हिस्सा आता है, इसके बाद पाली का, एंड देन जालोर और बाड़मेर। ये जो 4 क्षेत्र हैं, 4 जिले हैं, इसे क्या है, गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं। और जो नागौरी उच्च भूमि है इससे भी क्या है, इसके बारे में भी 3 यानी कि क्षेत्र का विस्तार से वर्णन किया हुआ है। और वो 3 क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आता है मकराना, इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है, यानी कि जहाँ पर जो जिस भी प्रकार के खनिज मिलते हैं उस वे में से बताया गया है। एक है मकराना, एक है मंगलोद, एक है जायल। जो मकराना क्षेत्र है यहाँ पर क्या मिलता है, तो यहाँ पर संगमरमर मिलता है। और जो मंगलोद क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, जिप्सम के प्रचुर भंडार मिलते हैं। और जो जायल क्षेत्र है यहाँ पर फ्लोराइड के भंडार मिलते हैं। तो आपने एक वर्ड सुना होगा कुब्बड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी, एक वर्ड आता है होच बेल्ट। अब इसके बारे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका क्या मीन्स है ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं हार्ड पैन के बारे में। हार्ड पैन क्या है, तो जो बीकानेर से लेकर नागौर तक का क्षेत्र है, बीकानेर से नागौर तक का जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, जिप्सम अधिक मात्रा में मिलता है, जिसके कारण क्या है कि ये वाला जो क्षेत्र है इसे हार्ड पैन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर मुख्यतः कौन सा खनिज मिलता है, तो यहाँ पर जिप्सम मिलता है। इसके बाद एक आता है कुब्बड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी। कुब्बड़ पट्टी या फिर बांका पट्टी। ये जो क्षेत्र है ये नागौर से लेकर अजमेर तक है, नागौर से अजमेर तक है। ये जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या है, फ्लोराइड मिलता है। फ्लोराइड की जो मात्रा है वो यहाँ पर ज़्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं इन्हें क्या है, फ्लोरोसिस रोग हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है। तो इस तरीके से जो मत्स्य प्रदेश है इसे भी क्या है, 2 भागों में बांटा गया था, शुष्क और अर्धशुष्क प्रदेश, जिसे बांगड़ प्रदेश या फिर बांगड़ प्रदेश भी कहते हैं। इसके बाद हमने देखा कि जो शुष्क प्रदेश है इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, एक है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश और एक है बालुका स्तूप युक्त प्रदेश, जिसके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। इसके बाद यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो अर्धशुष्क प्रदेश है इसे भी 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें सबसे पहले आ जाएगा घग्गर का मैदान, जिसमें गंगानगर और हनुमानगढ़ आते हैं। देन शेखावटी का क्षेत्र, जिसमें चूरू, झुंझुनू, सिक्कर आते हैं। उसके बाद नागौरी उच्च भूमि, जिसमें नागौर का क्षेत्र आता है। उसके बाद है गोडवाड़ क्षेत्र, जिसमें जोधपुर, पाली, जालोर और बाड़मेर का क्षेत्र आता है। इसके अलावा जो बेसिक बातें थी जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था उसके बारे में भी रिवाइज करवा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो जनसंख्या है वो 40% है राजस्थान की कुल जनसंख्या का, और यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 61.11, जो कि कुल राजस्थान का है। इसके अलावा जो राजस्थान में सबसे ज़्यादा जनसंख्या और सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है जो वो इसी भौतिक प्रदेश का है, लेकिन सबसे न्यूनतम जो घनत्व है वो भी इसी भौतिक प्रदेश का है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल ज़्यादा है लेकिन जनसंख्या कम है। इसके अलावा यहाँ पर जो वनस्पति है वो मरुस्थलीय मिलती है, और जो जैसलमेर का क्षेत्र है वहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। जैसलमेर में एक जगह है जिसका नाम है सम, इसके बारे में भी काफ़ी बार पूछा जाता है। सम एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर वनस्पति नहीं मिलती है, तो वनस्पति रहित जो क्षेत्र है वो कौन सा है, सम, इसके बारे में आपको ध्यान देना है। इसके अलावा एक और है जिसका नाम है नाचना गांव। जो नाचना या नागना गांव है वो कहाँ पर है, बाड़मेर में। इसे कहते हैं राजस्थान में जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसका प्रवेश द्वार कहते हैं। तो इसके अलावा जो भी बेसिक क्वेश्चन है वो हमने पिछली वीडियो में किए थे, तो अगर आप उस वीडियो को देखोगे तो आपको इजी वे में समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।